अभी पिछले सप्ताह ही तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 7 साल पुराने सीडी कांड में बाइज्जत बरी किया गया था। निचली अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक आरोप भी नहीं है, लेकिन सीडी से बरी हुए और इधर ईडी की टीम ने नोट गिनने की मशीन लेकर सोमवार को भूपेश बघेल के घर पर दस्तक दे दी। कहा जा रहा है कि शराब घोटाले के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी के दस्तावेजों के सहारे हम बताएंगे इस शराब घोटाले के एक एक पेच। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। ईडी की रेड हो रही है, कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर। जहाँ रमन सिंह का नाम या सीएम मैडम का नाम या अफसर सिंह का नाम या मंटू पवार का नाम देखते थे तो हाथ पैर फूल जाते। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर सोमवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापा मारते ही सियासी पारा गर्मा गया। छापामारी की ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब राज्य में विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में विधानसभा में हाई वोल्टेज हंगामा होना तय था और हुआ भी। ईडी की छापामारी को लेकर भिलाई से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। विधानसभा में तो हंगामा हुआ ही। भूपेश समर्थकों ने उनके घर के बाहर पहुंचकर ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की तीखी आलोचना की। सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। इधर रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने ईडी की रेड को लेकर जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार नारेबाजी की और गर्भगृह में धरने पर बैठ गए। इस हंगामे के बाद स्पीकर ने विपक्षी विधायकों को निलंबित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर एक आपात बैठक बुलाई। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर शराब घोटाले मामले में ईडी ने 2 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के घर पर छापेमारी की कार्रवाई क्यों की। बहुत दुखद है। कभी भी लोकतंत्र में इस तरह अपने विरोधियों के साथ बर्ताव नहीं होना चाहिए। ये तो जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के कारण भूपेश बघेल और उनके परिवार के खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है, वो पूरा देश निंदा कर रहा है। और हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि ये देश हमारा है, यहाँ संविधान की रक्षा होनी चाहिए। संविधान के जितने भी बड़े बड़े संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का दुरुपयोग किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं। ईडी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की कथित
शराब घोटाले में संलिप्तता को आधार बनाकर ये छापेमारी की गई है, लेकिन ईडी ने अधिकृत तौर पर अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। अभी ईडी ने जितने भी हम लोगों ने हमारे यहाँ दस्तावेज जो लिए, उसमें मैंने जैसे कहा कि एक मंतूराम और पुनीत गुप्ता के बीच में 10-15 करोड़ की जो लेन देन की बात हो रही थी वो जब्त करके ले गए हैं पेन ड्राइव, और दूसरा अफसाक सिंह के नाम से जो सेलेक्ट कंपनी था और उसमें 10 रुपये शेयर में करोड़ों का उसमें कंपनी खड़ा किया था, वो पूरे कंपनी की कापी पड़ी हुई थी। फिर बालको खिलाफ जो केस किया था वो फाइल भी था, कुछ सीएम मैडम वाला जो फाइल था वो भी पड़ा हुआ था, बहुत सारी फाइलें थी। पलट के देखते रहे, जब शुरू करते थे तो बड़ा खुश होते थे, लेकिन जहाँ रमन सिंह का नाम या सीएम मैडम का नाम या अफसाक सिंह का नाम या मंटू पवार का नाम देखते थे तो हाथ पैर फूल जाते। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले सेक्स सीडी कांड में हाई कोर्ट ने भूपेश बघेल को पहले ही सुनवाई में बरी कर दिया, जिसको लेकर भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही थी कि बघेल को सजा मिलनी तय है। सीबीआई के पास पक्के सबूत हैं, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को आगे ले जाने के योग्य भी नहीं समझा और सीडी कांड में भूपेश बघेल की संलिप्तता से इनकार करते हुए उन्हें आरोप मुक्त कर दिया। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि क्या एक मामले में निर्दोष साबित होने के बाद दूसरे मामले में फंसाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। शराब घोटाला मामले में जब पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने हिरासत में लिया था, तब उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार आदिवासियों की आवाज को बंद कर रही है। नगर पंचायत चुनाव ये सारे देख के बस्तर के लोगों को, बोलने वाला को मारा दिया जाता है, जेल भेजा जाता है। फिर इसमें सरकार योजना बना दिया है बस्तर को काली करो, इसलिए मैं निर्दोष हूँ और निर्दोष होऊंगा। मैं कानून के ऊपर, देश के कानून, मेरा पूरा भरोसा है कि हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन 70% थोड़ा होंगे, लेकिन जीत सत्य का होगा। हम किसी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं है, लेकिन मेरे बारे में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। निर्दोष आदमी को फंसा जा रहा है, मेरे घर में फूटी कोड़ी नहीं पकड़ा है, इसलिए मैं बेचने का काम एक सरकार कर रही है। जानते हो ना, 9 बार 6 बार विधायक जीता हूँ। करोड़ों रुपए मिला आपको, बोलते हर महीने करोड़ों रुपए मिलता था आपको, एक फूटी कोड़ी नहीं मिला। फूटी कोड़ी झूठ बोलने का आदत है। आपको बता दें कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के अलावा रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन सहित कई लोग गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए अरुणपति त्रिपाठी, दीपक दुआरी और अनुराग द्विवेदी को जमानत दे दी है। हालांकि इस मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, उन्हें जेल में ही रहना होगा। लेकिन अरुणपति त्रिपाठी की जमानत से ईडी के कई दावों पर सवाल उठ रहे हैं। इसे जानने के लिए पहले जानते हैं शराब घोटाले को लेकर ईडी के दावों को। ईडी ने 2 साल पहले आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शराब घोटाले में एक नई ईसीआईआर दर्ज की। इसके बाद शुरू हुआ जांच और गिरफ्तारी का सिलसिला। ईडी ने इस कथित शराब घोटाले के भ्रष्टाचार को 4 हिस्सों में बांटा। भाग ए, कमीशन। सीएसएमसीएल शराब की खरीदी और बिक्री के लिए राज्य निकाय द्वारा डिस्टिलर से खरीदी गई हर शराब के लिए उनसे रिश्वत ली गई। भाग बी, कच्ची शराब बिक्री। ईडी ने आरोप लगाया कि राज्य में बेहिसाब कच्ची देशी शराब की बिक्री की गई। इस मामले में राज्य के खजाने में 1 भी रुपया नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी आय इस शराब सिंडिकेट की जेब में चली गई। ईडी का दावा है कि अवैध शराब सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी, लेकिन इसका पैसा इस शराब सिंडिकेट के पास चला जाता था। भाग सी, कमीशन। डिस्टिलर से उन्हें कार्टेल बनाने और निश्चित बाजार हिस्सेदारी की अनुमति देने के लिए रिश्वत ली जाती थी। FL 10A, लाइसेंस धारकों से कमीशन।
ईडी ने आरोप लगाया कि बार के लाइसेंस धारकों से भी कमीशन लिया गया, जिन्हें विदेशी शराब सेगमेंट से भी कमाई के लिए प्रस्तुत या इंट्रोड्यूस किया गया था। इस मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी हुई भूपेश बघेल सरकार के बेहद ताकतवर आईएएस अधिकारी रह चुके अनिल टुटेजा की। 21 अप्रैल 2024 को ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कानून के तहत शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। ईडी ने दावा किया कि अनिल टुटेजा छत्तीसगढ़ में चल रहे शराब सिंडिकेट के सरगना थे। ईडी के अनुसार शराब घोटाले के सिंडिकेट के निर्बाध संचालन के लिए राज्य प्रशासन के प्रबंधन में अनिल टुटेजा की प्रत्यक्ष भागीदारी के दस्तावेज एकत्र किए गए। ईडी का दावा है कि अनिल टुटेजा को इस मामले में एक अन्य सह आरोपी अनवर ढेबर के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ पाया गया। ईडी के अनुसार इस बात के सबूत जुटाए गए कि हालांकि अनिल टुटेजा आधिकारिक तौर पर उत्पाद शुल्क विभाग का हिस्सा नहीं थे, फिर भी वह उत्पाद शुल्क विभाग के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल थे। जांच में अनिल टुटेजा की 14 करोड़ रुपए की प्राप्ति से संबंधित डिजिटल साक्ष्य का भी पता चला। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अरुणपति त्रिपाठी नियुक्ति में भी अनिल टुटेजा की भूमिका की जानकारी मिली, जो शराब घोटाले में सह अभियुक्त भी थे। ईडी के शब्द हैं कि अनिल टुटेजा की मिली भगत से राज्य के खजाने को भारी नुकसान और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें अपराध की 2100 करोड़ रुपया से अधिक की अवैध आय से भर गई। इस लूट में उन्हें यानी अनिल टुटेजा को भी अच्छा खासा लाभ मिला। अगले महीने यानी मई में ईडी ने शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और अन्य लोगों की 205 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच कर ली। इस मामले में 8 अगस्त 2024 को रायपुर के तत्कालीन महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। ईडी के शब्दों में कहें तो अनवर ढेबर वह दबंग व्यक्ति था जो शीर्ष नौकरशाह आईएएस अनिल टुटेजा के साथ मिलकर शराब सिंडिकेट चला रहा था। इन दोनों ने ही पूरे घोटाले की योजना बनाई और अनिल टुटेजा आईएएस के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अनवर ढेबर ने आबकारी विभाग में अपनी पसंद के अधिकारियों को तैनात किया और इस तरह वास्तविक आबकारी मंत्री बन गए। उन्होंने पार्ट ए, बी, सी और FL10A लाइसेंस धारकों से रिश्वत वसूली का पूरा रैकेट चलाया। ईडी ने अनवर ढेबर को लेकर दावा किया कि उन्होंने सरकारी दुकानों से बेहिसाब अवैध शराब बेचने का अभूतपूर्व घोटाला किया। पार्ट ए, बी, सी और FL10A लाइसेंस के जरिए अर्जित अपराध की आय का एक रुपया उनके प्रत्यक्ष कार्यों से अर्जित किया गया है। आबकारी विभाग के शीर्ष अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने जो दावा किया, उसके अनुसार ईडी की जांच में अरुणपति त्रिपाठी ने खुलासा किया है कि CSMCL दुकानों, जिसे पार्टी बी भी कहा जाता है, के जरिए बेहिसाब शराब की बिक्री की नापाक योजना को लागू करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही श्री विधु गुप्ता के साथ मिलकर डुप्लीकेट होलोग्राम की आपूर्ति की व्यवस्था की थी। जांच में पता चला है कि पार्ट बी शराब की बिक्री से प्राप्त आय में से प्रत्येक केस के लिए एक निश्चित राशि अरुणपति त्रिपाठी को दी जाती थी। 18 दिसंबर को ईडी ने रायपुर और गरियाबंद के 6 जगहों पर छापा मारकर दस्तावेज और नकदी जब्त करने का दावा किया। इसके बाद 28 दिसंबर को ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के रायपुर, धमतरी और सुकमा जिले के ठिकानों पर छापा मारा और बड़ी संख्या में डिजिटल डिवाइस जब्त करने का दावा किया। इसके बाद 15 जनवरी को विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कवासी लखमा को लेकर ईडी ने दावा किया कि कवासी लखमा को शराब की तस्करी समेत आबकारी विभाग के पूरे मामले की जानकारी थी। फिर भी उन्होंने अवैध और अनधिकृत संचालन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने नीति परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य में FL10A लाइसेंस की शुरुआत हुई। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को लेकर ईडी ने कहा, वह सिंडिकेट का अभिन्न अंग था। सिंडिकेट के निर्देशों के अनुसार प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में हेरफेर करके सक्रिय रूप से सिंडिकेट की सहायता करता था। जांच में पता चला है कि शराब घोटाले से होने वाले अपराध आय में से कवासी लखमा को हर महीने
कम से कम 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे। ईडी द्वारा की गई जांच में कवासी लखमा द्वारा अचल संपत्तियों के निर्माण में प्राप्त की गई अपराध की आय के उपयोग से जुड़े सबूत एकत्र करने में सफलता मिली है। लेकिन इन सारी गिरफ्तारियों, दावों और आरोपों के बीच ईडी ने अपनी विज्ञप्तियों में कभी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या उनके बेटे चैतन्य बघेल का कभी उल्लेख नहीं किया। तो क्या मान लिया जाए कि ईडी को कुछ नए सबूत मिले हैं, या फिर कांग्रेस के उन आरोपों को सच मान लिया जाए जिनमें कहा जा रहा है कि ये महज राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, जिसे भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ विधानसभा से लेकर पंजाब के चुनाव तक रोका जा सके। सवाल कई हैं और जाहिर है इन सवालों के जवाब के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी।